हेलो। हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि शैक्षिक उद्देश्य और इन शैक्षिक उद्देश्यों को हमने विशिष्ट उद्देश्य भी कहा था। तो इनका अर्थ और बहुत जो बेसिक आधारभूत परिचय होता है वो सब हमने उस पर चर्चा कर ली थी। तो अब इस नए वीडियो में हम उन शैक्षिक उद्देश्यों विशिष्ट उद्देश्यों के वर्गीकरण की बात करेंगे। ठीक है। तो जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके वर्गीकरण पर हमने यहाँ पर चर्चा करनी है। तो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट मैंने लिखा है कि शैक्षिक उद्देश्यों का सीधा संबंध व्यवहार परिवर्तन से होता है। जब से मेरे ख्याल से 5वां वीडियो मैंने यूट्यूब लिंक तुमको भेजा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई थी वो। एक ही बात हम कह रहे हैं कि उद्देश्य शिक्षा के संदर्भ में उद्देश्य जब हम बोलते हैं तो उद्देश्य का मतलब ही छात्र के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है ना। उद्देश्य का मतलब छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन है। अब व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। शिक्षा के द्वारा या अधिगम के द्वारा छात्र व्यवहार के इन तीनों ही पक्षों में परिवर्तन आता है। शिक्षा के द्वारा यानी कि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तब भी, और जब छात्र अधिगम कर रहा है तब भी छात्र के इन तीनों व्यवहारों में परिवर्तन आता है, इन तीनों पक्षों के व्यवहारों में परिवर्तन आता है। अब बच्चों, मैंने तुमको एक बात लास्ट वीडियो को खत्म करते हुए बोला था कि जो अगला पॉइंट है वो तुम्हारे एक और टॉपिक को कवर करेगा, और वो टॉपिक है तुम्हारा लर्निंग डोमेन। जो तुम्हारा सेकंड पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग वाला, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जब आप जाएंगे तो आपका वहां पर लिखा हुआ है एक टॉपिक लर्निंग डोमेन ऑब्लिक करके है, शायद से कंपोनेंट ऑफ लर्निंग, है ना। तो जो लर्निंग डोमेन है, तो बस लर्निंग डोमेन यही है: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ये तीनों के तीनों पक्ष अधिगम के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष है। क्यों? क्योंकि मानव व्यवहार को 3 पक्षों में बांटा जा सकता है, और जब बच्चे को सिखाया जाता है, टीचिंग करी जाती है बच्चे के लिए, या उसको उसके लिए शिक्षण किया जाता है, तो होने वाला व्यवहार परिवर्तन बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष पर, भावात्मक पक्ष पर और क्रियात्मक पक्ष किसी भी पक्ष से हो सकता है। इसी तरह जब बच्चा लर्निंग करता है, अधिगम करता है कक्षा में बैठ के या कहीं भी, तो उसके ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष के व्यवहारों में परिवर्तन आता है। ठीक, तो ये लर्निंग डोमेन भी यही है। अब देखो, शिक्षा द्वारा या अधिगम द्वारा छात्र व्यवहार के तीनों ही पक्षों में परिवर्तन आता है। बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इन्हीं पक्षों के आधार पर किया है। जब शैक्षिक उद्देश्य ब्लूम निर्धारित करने लग गए, और ये जो अधिगम के पक्ष हैं इनका निर्धारण भी ब्लूम ने ही किया था, तो बीएस ब्लूम ने जब शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया तो उन्होंने जो अधिगम के ये 3 पक्ष हैं इन्हीं के आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों का भी वर्गीकरण कर दिया, और उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा: संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। वैसे तो शैक्षिक उद्देश्यों के जो वर्गीकरण का क्षेत्र था, इस क्षेत्र में ये देखो नाम लिखे हैं: बीएस ब्लूम, आरएफ मेगर, है ना, और ये डीआर क्रैथवॉल हैं। आदि विद्वानों ने इस क्षेत्र में काम किया। तो शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में या वर्गीकरण के क्षेत्र में बीएस ब्लूम के अलावा आरएफ मेगर, डीआर क्रथवाल जैसे विद्वानों ने भी काम किया, लेकिन इनमें से जिनका काम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है बीएस ब्लूम। इनका कार्य इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है और मोस्टली इन्हीं के वर्क को इस क्षेत्र में फॉलो किया जाता है। तो शैक्षिक उद्देश्यों को इन 3 पक्षों में विभाजित करने के बाद या वर्गीकृत करने के बाद बीएस ब्लूम ने दिए गए उपरोक्त वर्गीकरण में वर्णित तीनों पक्षों को
उपवर्गीकृत भी किया। उन्होंने पहले तो शैक्षिक उद्देश्यों को इन 3 भागों में विभाजित किया और उसके बाद प्रत्येक भाग को उपवर्गों में बांटा। जैसे संज्ञानात्मक पक्ष को 6 उपवर्गों में बांटा, भावात्मक पक्ष को भी 6 उपवर्गों में बांटा और क्रियात्मक पक्ष को भी 6 उपवर्गों में बांटा। ज्ञानात्मक पक्ष का उपवर्गीकरण यानी कि ये जो संज्ञानात्मक पक्ष है, कॉग्निटिव डोमेन है, इसका उपवर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया। भावात्मक पक्ष ये पूछे जाते हैं, ये जो तीनों पॉइंट है इनको कहीं पर नोट कर लो, ये तीनों पूछे जाते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष का उपवर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में दिया। भावात्मक पक्ष का उपवर्गीकरण बीएस ब्लूम ने डीआर क्रथवर्ल की सहायता से 1964 में दिया और क्रियात्मक पक्ष का उपवर्गीकरण सिम्पसन ने 1972 में दिया। इसलिए ये जो शैक्षिक उद्देश्य हैं इनका वर्तमान में जो पूरा वर्गीकरण है, पूरी टेक्सोनॉमी है, वो ये है। देखो इसमें क्या है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के 3 वर्ग, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, और उसके बाद ये इनका उपवर्गीकरण है यानी कि प्रत्येक पक्ष के उपवर्ग हैं। अब इस वर्गीकरण में आप देखो कि जो संज्ञानात्मक पक्ष है, कॉग्निटिव डोमेन है, मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को कि ये जो पूरा आप यहाँ पर देख रहे हैं टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये लर्निंग डोमेन भी है। अगर आपके पास प्रश्न आता है कि अधिगम के पक्ष बताओ या लर्निंग डोमेन के बारे में बताओ, तो आपको ऊपर लिख देना है लर्निंग डोमेन और उसके नीचे ये पूरी टेबल एज इट आएगी। ये सारे के सारे लर्निंग डोमेन है, इनको बीएस ब्लूम ने सेट किया था और ये जो एक टॉपिक है ये आपको इसीलिए 2 टॉपिक्स को क्लियर करता है। जब आप इसे अटेम्प्ट करेंगे, अगर इस तरह का प्रश्न आ जाता है लर्निंग डोमेन पर, तो बस आप यही कहेंगे कि भाई मानव व्यवहार के या छात्र व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं और जो अधिगम की प्रक्रिया है वो छात्र के या लर्नर के, अधिगमकर्ता के इन तीनों पक्षों के व्यवहारों में परिवर्तन उत्पन्न करती है। इसलिए लर्निंग के 3 डोमेन या 3 पक्ष माने गए हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। उसके बाद तुम एक एक करके संज्ञानात्मक पक्ष की परिभाषा दोगे, भावात्मक पक्ष है क्या ये बताओगे, क्रियात्मक पक्ष क्या होता है इस चीज को बताओगे और उसके बाद इनके उपवर्गों को एक एक करके एक्सप्लेन करते जाओगे। ये लर्निंग डोमेन में अगर आप ये लिख करके इसको परिभाषित करते हुए इन सब उपवर्गों का भी थोड़ा थोड़ा विवरण दे देते हैं तो आपका पूरा एक लर्निंग डोमेन जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है, वो तैयार हो जाता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। फिलहाल तो और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में बीएस ब्लूम ने जो पहला पक्ष था संज्ञानात्मक पक्ष, इसका उपवर्गीकरण किया, इस पक्ष के अन्य उपवर्ग बताए और ये जो उपवर्ग थे वो थे ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। अब तुम सोच रहे होंगे जो एक है इसको मैंने सबसे नीचे क्यों रखा? ये इसलिए रखा कि ज्ञान, बोध और प्रयोग निम्न स्तर के संज्ञानात्मक पक्ष वाले उद्देश्य होते हैं। ठीक, फिर विश्लेषण और संश्लेषण मध्यम स्तर के होते हैं और जो मूल्यांकन होता है ये उच्चतम स्तर का, सबसे ऊपरी स्तर का संज्ञानात्मक पक्ष का शैक्षिक उद्देश्य होता है। तो मैंने इनको स्तर जो निम्न स्तर का था उसको सबसे नीचे लिखा और जहाँ भी आप कॉपियों में देखेंगे, किताबों में देखेंगे तो इसी तरह से इस वर्गीकरण को प्रदर्शित किया जाता है। तो जब हम संज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ज्ञान
यानी कि नॉलेज, बच्चे के नॉलेज को इनरिच करते हैं, उसकी स्मरण शक्ति, उसके दिमाग में ज्ञानी ज्ञान भर देते हैं, सूचनाएं भर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित। पूरी सूचनाएं, उस टॉपिक से संबंधित जानकारियां हम बच्चे के दिमाग में भर देते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी एक स्तर मिस हुआ तो हम अगले स्तर तक नहीं पहुंच सकते। जब तक हम बच्चे की स्मृति में किसी भी विषय की सूचना या जानकारी डाल नहीं देते, तब तक हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि बच्चे को बोध हो जाए। पहला स्टेप ये है, बोध हो तब होगा, बोध होने के बाद तब बच्चा उसका ज्ञान का प्रयोग कर पाएगा। ठीक है, फिर अपना जो ज्ञान उसके दिमाग में है उसका विश्लेषण कर पाएगा, फिर अपने विचारों का उस टॉपिक से रिलेटेड संश्लेषण कर पाएगा और लास्ट में मूल्यांकन तक आएगा, उस विषय के मूल्य की अंकना करेगा। ठीक, तो यानी कि ये जो हर स्टेप है, ये स्टेप वाइज स्टेप, एक एक करके ये सीढ़ियां हैं। इस सीढ़ी पर चढ़ते हुए हम जो टॉप का स्टेप होता है, मूल्यांकन है जैसे ज्ञानात्मक पक्ष का, यहाँ तक पहुँचते हैं। इसलिए हम एक भी स्टेप को मिस नहीं कर सकते। तो ठीक है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में ब्लूम्स ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष को बीएस ब्लूम ने 6 उपवर्गों में वर्गीकृत किया: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आज ये जो पाठ है, हम इन्हीं 6 का डेप्थली स्टडी करेंगे और इसलिए इसको मैं बाद में एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। पहले अब हम इनकी बात कर लेते हैं। भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष के 6 उपवर्ग, यानी कि ब्लूम ने, हमने पढ़ लिया था कि क्रथवाल की सहायता से जो भावात्मक पक्ष है उसको 6 उपवर्गों में बांटा, और वो 6 उपवर्ग है: आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, विचारण, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और चारित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन। अब बात करते हैं पहले भावात्मक पक्ष की। भावात्मक पक्ष और इसके विभिन्न उपवर्गों को स्पष्ट करते हुए मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, मैंने उसको यहाँ पर लिखा नहीं है। उसके लिए मैं एक प्रॉपर टाइम लगेगा तो अलग वीडियो बनाऊंगी, यूट्यूब पर डालूंगी, आप उसे वहाँ पर इसे देख लेना। लेकिन यहाँ से भी इसको कैच करने की कोशिश करो, क्योंकि लर्निंग डोमेन पर आप जो कुछ मैं बोल रही हूँ उसको ही लिखोगे या लिख सकते हो। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो अगर हम बात करें भावात्मक पक्ष की, यानी कि अफेक्टिव डोमेन की, तो भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों का संबंध डायरेक्टली हमारी भावनाओं से होता है। अगर हम कहें तो इमोशन से ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हमारे भावों से। भावात्मक पक्ष में हमारे भाव यानी फीलिंग्स, संवेदनशीलता यानी कि इमोशंस, और हमारा दृष्टिकोण यानी कि हमारा एटीट्यूड आदि शामिल होते हैं। ठीक, ये उद्देश्य यानी कि भावात्मक उद्देश्य हमारे उन भावात्मक आयामों से संबंधित हैं जिनकी सहायता से हम किसी चीज से डील करते हैं, यानी किसी भी सिचुएशन से निपटते हैं। जैसे उत्साह, प्रेरणा, दृष्टिकोण, मूल्य, प्रशंसा, भावनाएं आदि हमारे भावात्मक पक्ष के वे आयाम हैं जिनसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में डीलिंग करते हैं। ठीक, तो इन्हीं आयामों में अपेक्षित चेंजिंग शिक्षा के भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों में शामिल है। इन्हीं आयाम कौन बताए मैंने अभी ऊपर? उत्साह, प्रेरणा, दृष्टिकोण, मूल्य, प्रशंसा, भावनाएं आदि। इन आयामों में अपेक्षित चेंजिंग शिक्षा के भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों में शामिल है। ठीक, तो भावात्मक पक्ष के जो उद्देश्य हैं उनका उपवर्गीकरण किया, मैंने अभी इसे पढ़ भी लिया था। और ये जो उपवर्गीकरण है ये श्रेणीबद्ध तरीके से हुआ है, सरल से जटिल की तरफ हमने इनको लिखा है। इसमें भी जो सबसे निम्न स्तर का था आग्रहण, यानी जो सबसे सरल है अचीव करने में, और जहां हम सबसे पहले कदम रखते हैं व्यवहार चेंजिंग की डायरेक्शन में, वो है आग्रहण, रिसीविंग। आप भैया व्यवहार तभी चेंज होगा जब पहले आप संवेदनशील बनेंगे अपने चारों ओर के पर्यावरण से। फिर अनुक्रिया, इससे ऊपर का स्तर है अनुमूल्यन यानी कि वैल्यूइंग, फिर है विचारण, फिर है संगठन और फिर है चारित्रीकरण।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे पहला स्टेप है आग्रहण। बच्चों, वैसे इन दोनों के पहले हमको पढ़ना चाहिए था संज्ञानात्मक पक्ष, लेकिन ये आप लोगों के पास डिटेल्ड है, अपने सिलेबस में भी देख लेना, इसलिए मैंने इसको सबसे पीछे धकेल दिया। लेकिन अगर आप प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो आप ऐसे नहीं करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे फॉलो किया। आप सबसे पहले इसी को क्लियर करोगे। सपोज लर्निंग डोमेन आ गया, पहले आप इसको एक्सप्लेन करोगे, फिर आप इसको एक्सप्लेन करोगे, और फिर आप यहाँ पर पढ़ोगे। ठीक, तो इसका हम बाद में देखेंगे। पहले हमने भावात्मक पक्ष जाना कि भावात्मक पक्ष रिलेटेड टू अवर इमोशंस, फीलिंग्स, है ना, एंड एटीट्यूड। तो इसको 6 उपवर्गों में बांटा, और सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे पहला स्टेप है वो है आग्रहण यानी कि रिसीविंग। अब प्रश्न यह उठता है कि आग्रहण क्या है। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। जब केवीज में, सेंट्रल स्कूल्स में, है ना, केंद्रीय विद्यालयों में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वहां पूछ लिया जाता है। आपके पास 2 टूक जवाब होने चाहिए, तो इनको ध्यान से सुनो कि आग्रहण का मतलब क्या है। आग्रहण का तात्पर्य है अपने चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी घट रहा है, उसके लिए जागरूक होना, एवं जो कुछ भी हमारे चारों ओर है, कोई सामग्रियां हैं या विचार हैं, उन पर ध्यान देना। ठीक, हमारी जो जागरूकता है अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं के लिए, वस्तुओं के लिए, कोई विचार है उनके लिए, तो हम उस पर ध्यान देंगे और उन चीजों को हम रिसीव कर लेंगे, है, हमारे दिमाग में वो आ जाएंगी, ये है, ध्यान में आ जाएंगी। या हम कहें तो विचारों, सामग्री, घटनाओं आदि के अस्तित्व के प्रति जागरूकता या संवेदनशीलता। यदि इन सब के लिए हम संवेदनशील होंगे, किन सब के लिए, कोई अपना विचार दे रहा है उसके लिए हम संवेदनशील हो रहे हैं, कोई सामग्री हमारे चारों ओर रखी हुई है उसके लिए हम संवेदनशील हो रहे हैं, कोई घटना हमारे चारों ओर घट रही है उसके लिए हम संवेदनशील हो रहे हैं, तो जो कुछ भी हो रहा है उसे हम ग्रहण कर पाएंगे। अब देखो, कक्षा में जब हम कोई विषय पढ़ाते हैं तो उसके लिए छात्र का जागरूक होना आवश्यक है। वो जागरूक होगा, संवेदनशील होगा, तो वह उस विषय को ग्रहण कर लेगा। अब संवेदनशील का मतलब है कि कोई बड़बड़ कर रहा है और मेरे को फर्क पड़ रहा है, मैं उसे सुन रहा हूँ, बस एक नॉर्मल सी बात है। और इसके अंतर्गत आग्रहण के यानी रिसीविंग के अंतर्गत आता है किसी को ध्यान से सुनना, किसी वस्तु का ध्यान से अवलोकन करना, किसी चीज को पढ़ना आदि व्यवहार इसके अंदर आते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से या किसी प्रकरण के माध्यम से सबसे पहले चिंचिंग हम भावात्मक पक्ष में इसी व्यवहार में लाते हैं कि जो हम बच्चे के सामने रख रहे हैं, बच्चा उसके लिए संवेदनशील हो, बच्चे को उससे फर्क पड़े और बच्चा उसको रिसीव कर ले, आग्रहण कर ले। तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। तुमने देखा होगा फिल्मों में, है ना, फिल्मों में बोलते हैं इसको, कि फिल्मों में तुमने देखा होगा कि एक चाय का स्टॉल है, चाय बेचने वाला है ना, उसके आगे झगड़ा होने लग गया, मारकाट हो गई, मर्डर भी हो गए। अब पुलिस वाले आ गए हैं, पुलिस वालों ने बोला भाई चाय का स्टॉल है, तो चाय के स्टॉल में जो चाय बना रहा है वो परमानेंट वहां पर रहता है। उससे आकर के पूछा कि भाई यहाँ पर क्या क्या हुआ। उसने कहा साहब मैंने तो देखा ही नहीं। अरे तेरे सामने हुआ, तूने कैसे नहीं देखा? साहब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है कि क्या हुआ। अगर उसे सच में नहीं पता चला कि क्या हुआ, तो यानी कि वो अपने चारों ओर की घटनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। और ऐसा व्यक्ति तब क्या है? वो जीवित इंसान नहीं है, वो लाश है, वो मरा हुआ है, वो मृत है। इसलिए जो हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा होता है या हमारी कक्षा में शिक्षक जो जो कर रहा होता है, उसके लिए हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके उस चीज को हम रिसीव कर पाएंगे। आग्रहण यही है। आग्रहण यानी रिसीविंग के बाद आती है अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्डिंग। बहुत इजी है, रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया देना। तो अनुक्रिया का तात्पर्य है यहाँ पर कि जिस चीज के लिए आप जागरूक हैं, संवेदनशील हैं, उसके लिए आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
ठीक, जो जिस चीज के लिए आप जागरूक है, संवेदनशील हैं, उस चीज के लिए प्रतिक्रिया देना अनुक्रिया है। क्योंकि नेचुरल होता है कि भाई, मैंने कहा नहीं कि टी स्टॉल वाला है, चाय बनाने वाला है, और उसके आगे कोई घटना घट रही है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारी क्या अनुक्रिया होती है? हम फट से भाग करके वहां चले जाते हैं, या हम ये तो बोलते हैं, ओ बेटा क्या कर रहा है ये, है ना, हम कुछ नहीं तो अपना दुकान का शटर डाउन कर देते हैं। ये हमारे रिस्पॉन्डिंग है उस चीज के लिए जिस चीज के लिए प्रति हम जागरूक है। ठीक, तो ये प्रतिक्रिया अनुक्रिया सॉरी ये अनुक्रिया या अनुक्रिया के तहत ऐसी प्रतिक्रियाएं विद्यार्थियों के अंदर भी डेवलप करनी पड़ती हैं अपने कंटेंट से, अपने प्रकरण से, कि भाई बच्चा मुझे सुन रहा है, मेरे वचनों के लिए, मेरी परफॉर्मेंस के लिए, मैं जो कुछ भी उसको समझाने के लिए आगे कर रही हूँ, उसके लिए बच्चा संवेदनशील है, वो आग्रहण कर रहा है, रिसीविंग कर रहा है, यानी मेरी बातें उसके दिमाग में जा रही हैं, और उन बातों पर अनुक्रिया देना, प्रतिक्रिया देना, ये रिस्पॉन्डिंग यानी कि अनुक्रिया कहलाता है। इसके अंदर क्या आता है कि क्या कहते हैं, जैसे कि मैं जो चाह रही हूँ आप मेरे को प्रतिक्रिया दे दो, मैं चाह रही हूँ, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब दो। कई बार मैं तुम लोगों के ग्रुप में भेजती हूँ मैसेज और तुम लोग जवाब नहीं देते, मुझे कितना गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, रिस्पॉन्ड यानी आपने रिसीव ही नहीं किया, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि इस ग्रुप में मैडम ने कोई सूचना डाली हुई है। ठीक है, तो किसी प्रश्न का उत्तर देना, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई उस पर डिस्कशन करना या कंप्लेन करना, मैडम वहां पे हमने ये पढ़ा था, है, तो ये सारे के सारे अनुक्रिया के अंदर आते हैं। तो हमारा दूसरा जो उद्देश्य होता है, शैक्षिक उद्देश्य होता है भावात्मक पक्ष का, वो होता है बच्चे को अनुक्रिया योग्य बनाना। और अनुक्रिया कैसी? अपेक्षित अनुक्रिया, जो मैं चाह रही हूँ, ये नहीं कि बच्चा तब तक नाचने लग गया ना, जो जितना मैं चाह रही हूँ किसी चीज को पढ़ाने के बाद। अब हम बात करते हैं अवमूल्यन यानी कि वैल्यूइंग की। भावात्मक पक्ष का जो तीसरा उपवर्ग है, स्तर के अकॉर्डिंग हम इनको रखेंगे। तो अवमूल्यन यानी कि वैल्यूइंग का मतलब है किसी वस्तु, विचार या किसी भी विषय की वैल्यू अर्थात मूल्य को निर्धारित करने की क्षमता या व्यक्त करने की क्षमता। या हम यूं भी कह सकते हैं कि वैल्यू का अर्थ है दूसरों द्वारा दिए गए विचारों, सामग्रियों या घटनाओं का मूल्य निर्धारण करना। और जब हम मूल्य की अंकना सीख जाते हैं, दक्षता सीख जाते हैं, है ना, तो व्यक्ति में मापन की दक्षता आ जाती है, समर्थन की दक्षता आ जाती है, विरोध की क्षमता आ जाती है, बहस की क्षमता आ जाती है, कि भाई किसी ने कोई विचार दिया, हम पहले उसका मूल्यांकन करते हैं, उसके मूल्य विचारों की अंकना करते हैं, इसने सही भी बोला या क्या बोला, फालतू बोला कि ठीक बोला, है ना, और उसके बाद हम या तो समर्थन कर देते हैं या उसका विरोध कर देते हैं, उस पर बहस कर देते हैं। तो ये सारे के सारे जो व्यवहार परिवर्तन है वो अनुमूल्यन यानी कि वैल्यूइंग के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अगले उपवर्ग की भावात्मक पक्ष के, वह है विचारण, या इसे हम कहते हैं कॉन्सेप्चुलाइजेशन। ठीक, विचारण एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है किसी भी विषय पर विचार कर के कॉन्सेप्ट डेवलप करने की। ठीक, मैं कह रही हूं कि विचारण एक प्रक्रिया है किसी भी विषय पर विचार करके अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करने की, या हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुलाइजेशन किसी भी चीज के लिए अमूर्त विचार या अवधारणा है। देखो, किसी टॉपिक को हमने रिसीव किया, उस पर अनुक्रिया की, अनुक्रिया करने के बाद उसका अनुमूल्यन किया, अनुमूल्यन के आधार पर हमने तर्क वितर्क किया, हमने समर्थन किया, हमने उसका विरोध किया या उस पर बहस की, हमने उसे रिजेक्ट किया या सेलेक्ट किया, हमने कुछ भी किया, उसके बाद उस प्रॉपर एक टॉपिक पर कि भाई मैंने अपनी बात रखी, मैंने विरोध कर दिया, दूसरे ने मुझे समझाया, है ना, मैंने समर्थन करा, उसने मेरे को समझाया कि आप समर्थन कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद हम उस टॉपिक पर अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम विचारण कहते हैं।
अब बात करते हैं अगले उपवर्ग की। वो है संगठन, जो कि विचारण के बाद आता है। अगेन इस बात को ध्यान में रखना कि जब तक हम एक स्टेप को क्लियर नहीं करते, हम दूसरे स्टेप में नहीं पहुंच सकते। एक एक करके हम स्टेप क्लियर करते रहते हैं, तब जा करके हम अगले स्टेप में पहुंचते हैं। विचारण, अगर हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है, अब हम संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन इस स्तर पर पहुंचेंगे, इस उपवर्ग में पहुंचेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किसी विषय से रिलेटेड विभिन्न मूल्यों, विभिन्न सूचनाओं, विभिन्न विचारों को एक साथ व्यवस्थित कर उस विषय के लिए अपने कॉन्सेप्ट को और भी अधिक क्लियर करने की, यानी कि उक्त विषय से संबंधित पूर्व में निर्धारित तत्वों से अपने कॉन्सेप्ट का संबंध देखना। मैंने जो सोचा, क्या दूसरे लोग भी उस विषय पर मेरे ही जैसे विचार रखते हैं? इससे क्या है, मुझे अपने विचारों का समर्थन मिलता है, और अगर गलत है तो मुझे पता चल जाता है कि भाई मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ। ठीक, यानी कि टॉपिक के संदर्भ में मैं जो सोच रहा हूँ, उस टॉपिक के संदर्भ में जो पूर्व में ज्ञान स्थित है, या पहले जो लोगों ने सोचा है, वर्क किया है, या अन्य जो लोग सोच रहे हैं, उसमें कोई समानता है। और इस तरह से टॉपिक को और ज़्यादा, या विषय को, प्रकरण को हम और ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं। ठीक, तो इस संगठन के अंतर्गत जैसे चर्चा करना, जांच करना, सिद्ध करना जैसे व्यवहार आते हैं। चर्चा करना कि भाई मैं किसी के साथ इस प्रकरण पर बैठ जाऊं कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो संगठन है, संगठन का मतलब ये है, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, मैं लिटरेचर पढ़ने लग जाऊं, तमाम सूचनाओं को देखने लग जाऊं कि इस लिटरेचर में क्या वही लिखा है जो मैं सोच रही हूँ है, और अगर नहीं तो क्यों? तो इस तरह से संगठन में हम अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने कॉन्सेप्ट के अलावा अन्य लोग जो सोच रहे हैं, उन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से हमारे कॉन्सेप्ट सही है या नहीं, इस चीज़ को बल मिलता है। और भावात्मक पक्ष का जो उच्चतम स्तर का उपवर्ग है, वो है चरित्रीकरण। ठीक, किसी टॉपिक से रिलेटेड चर्चाओं को रिसीव करके हमने प्रतिक्रिया की, उनका उस टॉपिक में जो हमको दिया जा रहा है उसका अवमूल्यन किया, अनुमूल्यन किया, उस वैल्यूइंग की, है ना, उस पर हमने या तो अपने टीचर को समर्थन दिया, या उसका विरोध किया, या उस पर बहस की, चर्चा की, जो भी। उसके बाद हमने अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया। कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद क्या मेरा कॉन्सेप्ट ही इस प्रकरण के लिए ऐसा है, या इस प्रॉपर पर्टिकुलर प्रकरण के लिए और लोग भी ऐसा ही सोचते हैं? यह जानने के लिए मैंने उस विषय से संबंधित तमाम लिटरेचर जो थी, तमाम सूचनाएं थी, उन सब का अध्ययन किया। ठीक है, उन सब के बारे में जाना, लोगों से चर्चा की, और ऐसे करके मैंने एक टॉपिक को आत्मसात कर दिया। और इसके बाद आता है चरित्रीकरण, यानी कि कैरेक्टराइजेशन, यानी कि विषय से संबंधित चरित्रीकरण यानी कैरेक्टराइजेशन का मतलब हुआ विषय से संबंधित जिस ज्ञान को आपने आत्मसात कर लिया है, उसके अनुरूप कार्य करना। अनुरूप कार्य करने में के अंतर्गत कुछ व्यवहार आते हैं, जैसे संशोधन करना, पोस्ट करना, हल निकालना, प्रबंधन करना, ये सब के सब इस चारित्रीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों से छात्रों की अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, सौंदर्याभूति मूल्यों तथा समायोजन का विकास किया जाता है। तो ये था भावात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष के अन्य उपवर्ग। अब बात करते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के तृतीय जो वर्ग है, पक्ष है, वो है साइकोमोटर डोमेन, यानी कि क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष अर्थात साइकोमोटर डोमेन का संबंध तमाम मोटर स्किल्स यानी कि ऐसे स्किल्स या कार्य जिनमें मसल्स यानी पेशियों का प्रयोग किया जाता है। तो साइकोमोटर डोमेन यानी कि क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का संबंध तमाम मोटर स्किल्स, शारीरिक गतिविधियों एवं उनमें जो समन्वय है उससे होता है।
ठीक। मोटर स्किल्स शारीरिक गतिविधियां और उनके बीच में समन्वय। मोटर स्किल्स फिजिकल मूवमेंट एवं उनमें कोऑर्डिनेशन का विकास निरंतर अभ्यास से होता है और इन्हें गति, शुद्धता, दूरी, प्रक्रियाएं, टेक्निक्स आदि के संदर्भ में मापा भी जाता है। तो ये जो क्रियात्मक पक्ष है इसका उपवर्गीकरण सिम्पसन ने दिया था और उन्होंने क्रियात्मक पक्ष को 6 उपवर्गों में बांटा। अगेन निम्न स्तर का या सबसे सरल जिसको कहते हैं उपवर्ग उत्तेजना है और उसके बाद हम धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से कठिन उपवर्गों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो उपवर्ग है वो है उत्तेजना, इम्पल्सन। दूसरा है अनुकरण, इमिटेशन। तीसरा है कार्यवाही, मैनिपुलेशन। चौथा है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। पांचवा है नियंत्रण, कंट्रोल। और छठवां है आदतों का निर्माण। तो पहले हम बात करते हैं उत्तेजना की यानी कि इम्पल्सन की। तो सबसे पहले पहला उपवर्ग है उत्तेजना, इम्पल्सन। और उत्तेजना का तात्पर्य होता है आवेगों को तीव्र करने की क्रिया, शरीर के किसी अंग या इंद्रियों में होने वाली असाधारण क्रियाशीलता। और इस स्थिति में छात्र के अंदर कार्य करने की उग्रता एवं शीघ्रता आ जाती है। यानी कि बच्चा सीखने के लिए तैयार है, उत्तेजित है, वो अधिगम के लिए उसके अंदर शीघ्रता आ रही है, उग्रता आ रही है, तीव्रता आ रही है। इसे हम इम्पल्सन की कैटेगरी में रखेंगे। ओह, अगला उपवर्ग है अनुकरण यानी कि इमिटेशन। अनुकरण का तात्पर्य होता है किसी के व्यवहार का अवलोकन कर या किसी की क्रियाओं का अवलोकन कर वैसा ही व्यवहार या क्रियाएं करने का प्रयास करना। और बहुत सरल शब्दों में कहें तो दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों को दोहराना। तो भाई विद्यार्थी जब कक्षा में बैठा होता है, अगर वह उत्तेजित हो चुका है, सीखने के लिए तत्पर हो चुका है, उसके अंदर शीघ्रता आ गई है, तो जो इंस्ट्रक्शन आगे से टीचर उसे दे रहा है वो निश्चित रूप से उसका अनुकरण करेगा। और विद्यार्थी को मतलब अनुकरण करना चाहिए, तब जाकर के उसके जो व्यवहार है उसमें कुछ चेंजिंग आ सकती है। अगला पॉइंट है कार्यवाही यानी कि मैनिपुलेशन। और यहाँ पे कार्यवाही या मैनिपुलेशन का मतलब है कि स्मृति का प्रयोग कर दूसरे के दिए निर्देशों का पालन कर क्रियाओं को संपादित करने की क्षमता। भाई हमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, दूसरा कोई हमको आगे से एक शिक्षक के रूप में ही सही हमको निर्देश दे रहा है, हम उसका अनुकरण करते हुए उन निर्देशों का पालन करेंगे और तमाम क्रियाओं को, शैक्षिक क्रियाओं को संपादित करेंगे। यहाँ पर अब छात्र के अपने एफर्ट की बात आ रही है, यानी कि हम लर्निंग करेंगे। जो निर्देश हमको दिए जा रहे हैं उनका पालन करते हुए अब हमको अपनी क्रियाएं करनी है। आपको बोला जा रहा है इसे आप कल लिख करके लाएंगे। आजकल हम आपको कितने असाइनमेंट दे रहे हैं, एक चीज पढ़ाते हैं, बोलते हैं कल आपको हमें ये असाइनमेंट के रूप में देना है। तो अगर आप उसको लिखना शुरू कर देते हैं, ये आपकी कार्यवाही है। क्यों? क्योंकि आपने एक इंस्ट्रक्शन हमने दिया था, उसको याद रखा और उस पर कार्यवाही कर दी। ये मैनिपुलेशन है। अब हम अगले वर्ग की बात करते हैं, समन्वय या कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है विभिन्न क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। भाई विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मेथड डेवलप करने के लिए या तरीकों को खोजने के लिए, भाई वो तरीके जिनसे हमारी आवश्यकताएं पूरी होनी है, तमाम क्रियाओं को एकत्रित करना एवं उनको व्यवस्थित करने की क्षमता कहलाता है कोऑर्डिनेशन। इस स्तर पर कौशल इतने विकसित हो जाते हैं कि छात्र किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए या समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें ले लो कि आप सीखना चाहते थे साइकिल। आपने कहा कि मैडम मुझे साइकिल सिखा दो,
है ना। मैंने कहा भाई साइकिल सीखना है तो पहले तुमको इतना आना पड़ेगा, है सुबह आना पड़ेगा, 1 घंटा अपना समय देना पड़ेगा। और आप उसको करने के लिए रेडी हो गए, शीघ्रता आ गई, उत्तेजना आ गई, ठीक। उसके बाद आप अगले दिन फील्ड में आए, 1 घंटा अपना समय दिया, मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, है इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई तुम्हें साइकिल सीखना है तो सबसे पहले बैलेंस बनाना सीखो, बैठो, मैं तुम्हें पकड़कर एक आध राउंड मार के बैलेंस बनाने की जो कुछ ट्रिक है वो बता सकती हूँ। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि कुछ टाइम थोड़ा सा साइकिल को खुद आगे पुश करके और उसके पैडल पर चढ़ जाना, थोड़ा एक ही साइड के पैडल पर, और कोशिश करना आप कितने आगे तक जा सकते हैं। अब इसमें आप थोड़े से ठीक हो जाएंगे तो आपको फिर कैंची वाली स्टाइल में साइकिल चलाने की कोशिश करनी है। जब आप कैंची वाली स्टाइल में साइकिल को होल्ड करने लग जाओ, फिर आप ऐसे करना कि पूरा अपने साइकिल पर बैठ करके इस तरह से चलाना कि जैसे डिसबैलेंस हो, आपके पाँव नीचे ज़मीन पर पड़ जाए और ब्रेक बस लग जाए। उसके बाद जब आप ऐसे कर लोगे तो फिर लंबी दूरी तक, थोड़ा सा लंबी लंबी दूरी तक बिना मतलब सहजता से साइकिल चलाने की कोशिश करना। इस तरह के मैंने इस तरह के मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दे दिए। अब आपने क्या किया, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, ये आपके मैनिपुलेशन में आ गया, कार्यवाही की, है ना। मेरे इंस्ट्रक्शनों को अनुकरण तो वही कि आपने मेरे को सुन लिया और उसके बाद आपने वैसा ही जो जो मैंने कहा है वैसा वैसा किया, तो वो आपकी कार्यवाही आ गई। अब आता है कोऑर्डिनेशन। आपके सामने एक आवश्यकता थी साइकिल चलाना सीखने की, उसके लिए मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बता दी, है ना। अब मैं तो साइकिल चलाना कैसे चलाई जाती है इतना जानती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना मुझे आता था मैंने इस वक्त ऐसे ही बोल दिया, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन मैंने उसमें छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, जरूरी नहीं है कि वो व्यवहारिक जब साइकिल चलाना सीखते हैं ऐसे ही सिखाते होंगे, पर जस्ट ऐसे ही बोल दिया। अब मैंने उसमें कितनी छोटी छोटी चीज़ें बताई, 5-6 चीज़ें, कि पहले तुमको एक ही पैडल पर कोशिश करना है बैलेंस बनाने की, फिर कैची टाइप में चला लेना, उसके बाद है। तो आपने क्या किया कि वो जो सारे के सारे मेथड थे, सारे के सारे तरीके थे, उनके बीच में उन गतिविधियों को व्यवस्थित किया और तब जाकर के साइकिल चलाने का प्रैक्टिस किया। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन या समन्वय। कि बोला तो बहुत कुछ था, इंस्ट्रक्शन बहुत कुछ दिया हुआ था, आप कार्यवाही भी उस पर कर रहे थे, लेकिन एक टाइम के बाद आपने वो जो तरीके मैंने बताए थे उनमें समन्वय स्थापित करना सीख लिया, उनको मैनेज करना सीख लिया कि कौन सा तरीका मुझे अब लेना है और कौन सा तरीका फालतू का था उसे मैंने छोड़ना है। तो ये कोऑर्डिनेशन है। अब बात करते हैं हम नियंत्रण की, कंट्रोल की। और कंट्रोल आप लोग जानते ही हैं, स्वयं की गतिविधियों पे नियंत्रण या गत्यात्मक कौशल से संबंधित क्रियाओं पर नियंत्रण, ठीक है। जब हम पे कंट्रोल आ जाता है कि जहां पर ब्रेक लगाने की आवश्यकता हुई वहां पे हमने खट से ब्रेक मार दिया, यानी कि हमें कंट्रोलिंग आ गई है, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन के बाद जितने भी तरीके हमारे पास होते हैं, उन तरीकों पर हमारा जो कंट्रोल है वो स्थापित करना। यानी कि तरीका तो मुझे पता चल गया कि अब मैं साइकिल बैलेंस भी करना सीख गई, ये सब कुछ हो गया, लेकिन तब तक अचानक से आगे कोई आ गया और मेरा ब्रेक में ही कंट्रोल नहीं रहा। ये इसके बाद का व्यवहार परिवर्तन है, समन्वय के बाद का कंट्रोल। और लास्ट जो सबसे उच्चतम स्तर का क्रियात्मक पक्ष का उद्देश्य है या उपवर्ग है, वो है हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि आदतों का निर्माण। भाई अगर हमको कोई चीज़ सीखते सीखते हमारा उस पर नियंत्रण हो गया तो वह धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का स्थायी पार्ट बन जाता है और हमारी हैबिट बन जाता है, ठीक। इस स्तर में व्यक्ति या छात्र कि कार्यों को संपादित करने की स्थायी प्रवृत्ति बन जाती है। आप जब भी साइकिल उठाएंगे आप उसे स्मूथली चलाएंगे, या कहें तो कार्य संपादित करने की प्रवृत्ति आदत में आ जाती है। आपको पता चल जाता है कि ये काम मुझे करना है तो भैया ये इस तरीके से होगा, आपकी दक्षता उसमें हो गई, आपकी आदत बन गई है ना, आराम से आप उस काम को कर सकते हैं। तो छात्र स्वयं की इच्छा से कार्य करने लग जाता है,
कम समय व कम शक्ति व्यय करके अधिक व कठिन कार्य को करने लग जाता है। उसके कार्यों में निपुणता आ जाती है ना? आप अपनी इच्छा से साइकिल चलाना शुरू कर दोगे, उसमें कम समय भी लगेगा, कम शक्ति व्यय भी होगी, क्यों? क्योंकि अब आप टेक्निक सीख चुके हैं, आपने कंट्रोल अपने अंदर स्थापित कर दिया है, अपने सारी क्रियाओं पर आपने कंट्रोल स्थापित कर दिया है और इस तरह से आपके कार्यों में निपुणता आ जाती है। और छात्रों के अंदर जैसे मैप बनाना, है ना, ग्राफ बनाना, कोई भी रेखा चित्र है, ड्राइंग है, इतने सारे डायग्राम्स होते हैं, इन सब चीज़ों को बनाने की निपुणता, जैसे आंकिक प्रश्नों को करने की निपुणता, तो ये सब इस पक्ष के अंदर आते हैं। तो ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। तो बच्चों, ये थे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ब्लूम्स ने जो 3 पक्षों में शैक्षिक उद्देश्यों को विभाजित किया था, उन उद्देश्यों के 2 पक्षों का वर्णन या विवरण हमने यहाँ पर देखा, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। और इस एक पक्ष को मैंने छोड़ दिया था, वो ये कहकर कि ये आपके कंटेंट का कोर्स का हिस्सा है और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अगेन मैं कह रही हूँ, डोमेन ऑफ लर्निंग भी यही है। और जब ये प्रश्न आपके पास आएगा तो आपको मानव व्यवहार के 3 पक्षों का जिक्र करके कहना है कि ब्लूम्स ने लर्निंग को, अधिगम को 3 पक्षों में बांटा या अधिगम के 3 पक्ष बताए, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। मैंने भावात्मक पक्ष की परिभाषा भी दी और इन सबको भी परिभाषित किया, क्रियात्मक पक्ष की परिभाषा भी दी, इन सबको भी परिभाषित किया। अगर आप सुनेंगे तो अब है इसका नंबर, लेकिन जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले इसी का जिक्र करना है, फिर इसका करना है, फिर इसका करना है। मैंने इसलिए यहाँ से शुरू किया क्योंकि इसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे, देखो टाइम है 41 मिनट का, ये वीडियो बन चुका है और अगर मैं इसे शुरू करती हूँ तो ये 1 घंटे का और चल जाएगा। तो ऐसे करते हैं कि एक कॉग्निटिव डोमेन पर मैं अगला वीडियो बनाती हूँ। तब तक बाय।